हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे हो गए, ठीक हो ना। तो बेटा पिछले लेक्चर में या पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि कंसंट्रेशन के जो टर्म्स होते हैं, मोलैरिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, जिन लोगों ने नहीं देखा जाके प्रीवियस वीडियो मेरे देख सकते हैं, है ना। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं फॉर्मेलिटी। तो देखो फॉर्मेलिटी जो है वो बेसिकली क्या होती है। बेसिकली मोलैरिटी में और फॉर्मेलिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो लिख लेते हैं कि बेसिकली देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस इन मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी। तो सर अगर डिफरेंस नहीं तो उसको अलग क्यों पढ़ रहे हैं। देखो बेटा अलग इसलिए पढ़ रहे हैं, ये उन कंपाउंड्स के लिए यूज होती है जो सॉल्यूशन में या तो डिसोसिएट होते हैं या एसोसिएट होते हैं। तो इट इज नॉर्मली, नॉर्मली इट इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स जो कि डिसोसिएट होते हैं। It is used for, basically it is used for ionic compounds and the compound which are associate in the solution, in the सॉल्यूशंस। ठीक है बेटा, ऐसे कंपाउंड्स जो सॉल्यूशन में जा करके क्या हो जाते हैं, डाइमर बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, उनके लिए बेसिकली इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इनका फार्मूला क्या होगा? इनका जो फार्मूला होता है फॉर्मेलिटी का, जो फॉर्मेलिटी का फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मल मास ऑफ सॉल्यूट, formal mass of solute into volume of solution into volume of solution in लीटर। अभी सर फॉर्मल मास क्या होता है? देखो मोलैरिटी में क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसमें क्या, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मल मास। तो देखो फॉर्मल मास कुछ अलग नहीं होता है, थोड़ा समझते हैं कि फॉर्मल मास क्या होता है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना इधर। जैसे एक कंपाउंड होता है C6H5COOH, नाम जानते हो इसका, बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? बेंजोइक एसिड। जैसे इसको डालते हैं अपन सॉल्यूशन में, किसी सॉल्वेंट में डालते हैं, तो सॉल्यूशन में जैसे जाता है ये, तो ये बेटा टू मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इसके डायमर बनाते हैं। C6H5COOH का क्या बन जाएगा? डायमर बन जाएगा। और जब बेटा ये डायमर बन जाएगा तो इसका वेट होता है 1, आप कैलकुलेट कर सकते हो, 12 इंटू 6 प्लस 12 कार्बन है। कार्बन कितना होता है? एक कार्बन का तो 12 ग्राम्स, तो 6 है तो 12 इंटू 6, प्लस 1 कार्बन यहाँ है तो उसको 7 कर दो, 12 इंटू 7, 12 इंटू 7 प्लस 5 हाइड्रोजन है, प्लस 1 हाइड्रोजन यहाँ है, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2, तो कितना हो गया बोलो ये? तो ये हो गया आपका, करो कितना आता है, देखो कितना आता है ये, तो ये आपका आता है 122 ग्राम। कितना आता है बेटा? 122 ग्राम। ठीक है, कितना आता है ये? 122 ग्राम आता है एक का। पर यहाँ पे कितने बेटा? 2, तो 22 इंटू 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 244 ग्राम। ठीक है, इसको ऐड करके करो, 122 आएगा। तो जब यहाँ पे वेट रखेंगे अपन, इसका निकालेंगे अगर फार्मूला वेट या फार्मूला मास, फॉर्मल मास निकालेंगे, तो फॉर्मल मास यहाँ पे 122 नहीं रखेंगे, ये वाला यहाँ पे नहीं रखेंगे। कौन सा रखेंगे बेटा? 244 वाला रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूशन में जाकर क्या हो गया है, एसोसिएट हो गया है। क्लियर? तो बस यही फॉर्मेलिटी था। फॉर्मेलिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट की जगह क्या रखते हैं बेटा? फॉर्मल मास रखते हैं। बोलो क्लियर है? क्या रखते हैं? फॉर्मल मास रखते हैं। बोलो भाई, ठीक है, समझ आ गया? अब ध्यान से जरा देखना, फॉर्मेलिटी क्लियर है?
अब आते हैं नॉर्मेलिटी पे, इसको नोट कर लेना। अब आते हैं नॉर्मेलिटी पे। हंस क्यों रहा है तू? अच्छा बढ़िया पढ़ा रहे, ओके, देखते रहो तुम। बोलना नहीं है। अब देखो भाई, नॉर्मेलिटी, देखो नॉर्मेलिटी क्या होता है, इसको लिखते हैं, नॉर्मेलिटी को लिखते हैं बेटा कैपिटल एन से। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, ये होता है ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, इसको स्मॉल लिखते हैं, मैं लिखूंगा बार बार GMEQ। GM मतलब ग्राम, इसका मतलब इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। अब देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है ये नॉर्मेलिटी, है ना बेटा। नॉर्मेलिटी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं, है ना, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस पे, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अब जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होता है, मतलब जो GMEQ होता है, जो GMEQ होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है ये? वेट अपॉन ये क्या है? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास कह सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट होता है, ठीक, W/E। और E क्या होता है? अब E भी थोड़ा सा होता है, E को समझो क्या होता है। E होता है इक्विवेलेंट वेट जो होता है मोलर मास, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। ऐसे बहुत चीज़ें हो गई। तो इस फार्मूले को, अगर नॉर्मेलिटी को हम थोड़ा सा अच्छे से लिखें, इन सबको जोड़ के, इन सबको मिला के लिखें, तो बोलो क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी आपकी हो जाएगी W/E, ठीक है। और E क्या होता है? अब थोड़ा सा और लिखो, W/E इंटू E/V, W/E/V हो जाएगा इन लीटर। अब E क्या होता है बेटा? ये होता है मॉलिक्यूलर वेट, तो लिख दो उसको MW, मॉलिक्यूलर वेट बाई एन फैक्टर, ठीक है। तो फार्मूला थोड़ा सा और बड़ा हो गया। क्या हो गया? देखो इधर, ये हो गया आपका जो नॉर्मेलिटी आया, यह W/E को लिख सकते हैं अपन मॉलिक्यूलर वेट बाई एन फैक्टर अपॉन V इन लीटर, ठीक है। तो थोड़ा सा और सही कर लेते हैं, इसको अरेंज कर लो इसको। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इंटू V लीटर, ठीक है बेटा। और ये क्या हो जाएगा? इंटू एन फैक्टर, इंटू एन फैक्टर। अब देखो जो एन फैक्टर आपको सब पता होता है, आपको मॉलिक्यूलर वेट पता होगा जिसको डालेगा सॉल्यूशन में, वॉल्यूम भी पता होता है, वेट भी पता होता है कितना वेट डाला है, मुझे एन फैक्टर पता नहीं होता है, ठीक है। तो इस एन फैक्टर पे थोड़ा हमें और काम करना पड़ेगा। इसको समझने के लिए देखो भाई साहब, एन फैक्टर या वैलेंसी जो फैक्टर होता है, एन फैक्टर या जो वैलेंसी फैक्टर होता है बेटा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, जीरो नहीं होगा, ऑलवेज क्या होगा बेटा? ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो एन फैक्टर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का कंपाउंड सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो एन फैक्टर जो होता है, ये अलग अलग टाइप्स के कंपाउंड्स की अलग अलग होती है, जैसे एसिड का अलग, बेस का अलग, सॉल्ट्स का अलग। निकालने के तरीके इसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सीखना इसको। तो पहला बात करते हैं कि एन फैक्टर ऑफ एसिड, एन फैक्टर ऑफ एसिड, एन फैक्टर ऑफ एसिड की बात करते हैं। तो एन फैक्टर ऑफ एसिड जो होता है, एन फैक्टर ऑफ एसिड जो होता है, एन फैक्टर ऑफ जो एसिड होता है नंबर ऑफ
इज इक्वल टू एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिमूवेबल H प्लस आयन। कोई एसिड जितने भी H प्लस आयन निकाल सकता है वो उसका एन फैक्टर होता है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपल सा, HCl जानते हो बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या करता है, इसको आप डालोगे तो क्या करेगा, ये H प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। तो यहाँ पे कितने H प्लस है, बोलो 1 H प्लस आया है। तो मैं बात करूँ कि इस एसिड का एन फैक्टर कितना होगा, बोलो एन फैक्टर हो जाएगा इसका, एन फैक्टर हो जाएगा इसका 1, क्योंकि रिमूवेबल H प्लस कितने हैं, 1, ठीक है। ऐसे मैं बात करूं कि H2SO4 की बात करूं, कितने H प्लस निकालेगा, बोलो ये 2H प्लस SO4 2 माइनस, मतलब कितने H प्लस है यहाँ पे, 2, तो 2H प्लस है, 2H प्लस ये रिमूव कर सकता है एक एसिड, तो कितना होगा बोलो बेटा, ये इसका एन फैक्टर कितना होगा, एन फैक्टर कितना होगा इसका, एन फैक्टर होगा इसका 2। मेरी बात क्लियर है, इसका एन फैक्टर कितना होगा 2, समझ में आ गया। बट हमेशा ऐसा ही हो जरूरी नहीं है, एसिड को देख के आपको पता नहीं लगता कितने H प्लस वो छोड़ता है। जिसमें एग्जांपल आपसे लेता हूँ एक सिंपल सा, इसको देखो, नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसको डिलीट करने जा रहा हूँ, ले लिया। अब देखो ध्यान से, अब जो आप एन फैक्टर निकालोगे, एसिड को देख के आप नहीं बता पाओगे कि इसका एन फैक्टर, जैसे कुछ एसिड तो हम बता सकते हैं कि एन फैक्टर इतना होगा, है ना। तो थोड़ा सा इस पर और बात करते हैं कि रिमूवल H प्लस कैसे जान पाते हैं हम लोग। देखो भाई साहब ध्यान से देखना, जैसे आपके पास एक एसिड है H3PO4, एक एसिड है H3PO3 और एक एसिड है H3PO2। अब देखने पे क्या लग रहा है कि इनमें भी 3H प्लस होगा, इनमें भी 3H प्लस होगा, इनमें भी 3H प्लस होगा, है ना। तो इनके सबके एन फैक्टर कितना होंगे बेटा, 3 होंगे, ठीक है। तो देखो इसका जो एन फैक्टर होता है वो तो 3 होता है, पर इसका एन फैक्टर 3 नहीं होता है, 2 होता है। इसका एन फैक्टर कितना होता है, 2 होता है, और इसका एन फैक्टर बेटा होता है 1। अब समझते कैसे होता है, देखो जब भी इसका आप स्ट्रक्चर बनाओगे H3PO3 का, H3PO3 का फर्स्ट वाला पहले ले रहा हूँ, H3PO3 का जब आप बनाओगे स्ट्रक्चर, तो क्या से बनता है ये OH OH OH। अब इसमें देखो एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं, जो देखो एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है बेटे, ऐसे हाइड्रोजन जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं, उन्हें बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। तो देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे ये एसिडिक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये एसिडिक हाइड्रोजन हो गया, है ना। तो ये कितने H प्लस छोड़ेगा बेटा, 3H प्लस छोड़ेगा, या 3H प्लस इसमें से निकलेंगे, तो 3H प्लस रिमूव करेगा ये, प्लस क्या बनेगा ये PO4 3 माइनस, फॉस्फेट आयन बोलते हैं इसको, है ना। मैं बात करूं H3PO2 की, या H3PO, पहले 3 की बात कर लेता हूं, H3PO3 की बात कर लेता हूं। इसका स्ट्रक्चर होता है POH OH और ये OH, सॉरी एक H रहेगा, H और ये OH। अब देखो बेटा, ये जो हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एसिडिक हाइड्रोजन हो गया, ये भी क्या हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन हो गया, पर ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इसकी ये उतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए इसको रिमूव जल्दी से नहीं कर पाता, क्लियर। तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, तो इसका H प्लस कितना होगा, इसका H प्लस होगा, कितने निकलेंगे बोलो, 2H प्लस प्लस HPO3 2 माइनस। मेरी बात समझ में आ रही है। ऐसे ही अगर आप H3PO2 को देखोगे, H3PO2 को देखोगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है H3PO2 का, POOH और इधर H और इधर H, H3PO2 हो गया ये, ठीक है। इसमें कितने बोलो, इसमें एक ही ऐसा हाइड्रोजन है जो बेटा एसिडिक है, ठीक है। तो इससे सिर्फ 1H प्लस रिमूव होता है, 1H प्लस रिमूव होता है, और H2PO2 2 माइनस, सॉरी 1 माइनस,
मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ गया? तो देखो ध्यान से, जितने H+ निकालता है उतनी उसकी क्या होती है, एन फैक्टर होती है। अब थोड़ा लिख लो कि एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है, जान लो भाई, नोट कर लो इसको कि एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है। तो बेसिकली बता रहा हूं कि बेसिकली क्या होता है, लिख दो द हाइड्रोजन which is directly attached with more electronegative atom, more electronegative atoms। अब ये कौन कौन से होते हैं, बेसिकली F होता है, O होता है, N होता है, मतलब फ्लोरीन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। बेसिकली ये होते हैं, इन्हें बोलते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो इनसे जो भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसे क्या बोलेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ तो एसिडिक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है पर एक से जुड़ा हुआ है, फास्फोरस से, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बात इसमें की जाती है एसिडिक हाइड्रोजन पे, है ना। तो वो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा, उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। बेसिकली इतना होता है, ठीक है। अब होता है तो एसिड का हो गया। अब बात करते हैं एन फैक्टर ऑफ बेस की, बात करते हैं एन फैक्टर ऑफ बेस की। उससे पहले थोड़ा और जान लो कि आपको मान लो आप एग्जाम में गए, आप भूल गए कि क्या था यार, है ना, आपने डायग्राम इसका स्ट्रक्चर नहीं बना पाए, आप इसका स्ट्रक्चर नहीं बना पाए, आप भूल गए। तो यार बात याद रखना कि जो एन फैक्टर होता है, जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन होते हैं ना बेटा, उससे 1 कम होता है। तो मैं बात कर लूँ इनको, तो इनका एन फैक्टर का ट्रिक देख लो क्या है। एन फैक्टर क्या होगा इन तीनों एसिड्स का, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इन्हीं के लिए एप्लीकेबल है भाई साहब, ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन O -1, सिंपल। कितने ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, 4, तो एन फैक्टर कितना है 3, 4 - 1। कितने ऑक्सीजन यहाँ पे बोलो 3, तो एन फैक्टर कितना है 2। कितने ऑक्सीजन है बेटा 2, एन फैक्टर कितना होगा 1। मतलब जो भी फास्फोरस के एसिड होते हैं उनको अगर आपको मतलब भूल गया आपकी क्या था, तो जितने ऑक्सीजन है -1 कर देना, ठीक है। वो क्या जाएगा, उनका एन फैक्टर जाएगा, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं एन फैक्टर ऑफ बेस की। एन फैक्टर ऑफ बेस की बात करते हैं। तो देखो बेस क्या होता है, OH-। तो एन फैक्टर ऑफ बेस होता है इज इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ जो बेस होता है इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रिमूवेबल OH- आयन। मेरी बात समझ में आ रही है, नंबर ऑफ रिमूवेबल OH- आयन। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, ठीक है। तो बेस में क्या होता है, नंबर ऑफ रिमूवेबल OH- आयन होता है। जैसे NaOH है आपका, जैसे आपका NaOH है, तो बेटा NaOH को जब भी आप डिजोल्व करोगे तो ये Na प्लस OH नेगेटिव में टूट जाएगा। बोलो नंबर ऑफ OH- कितने हैं, 1 है ना, 1 OH- है इसमें। तो एन फैक्टर बोलो क्या होगा इसका एन फैक्टर होगा बेटा कितना, बोलो 1। ऐसे CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्राइज है, कैसे टूटेगा बोलो, Ca2 + 2 OH-। बोलो कितने OH- है 2, तो OH- कितने हैं, ध्यान से देखो इधर 2 OH-। तो एन फैक्टर बोलो क्या होगा, एन फैक्टर क्या होगा इसका एन फैक्टर होगा 2। तो मुझे पता कैसे करना है कि जितने, अगर एसिड हो कैसे पता करेंगे, जितने उससे H+ निकल रहे हैं, और अगर बेस है तो कैसे पता करेंगे कितने उसमें से OH- रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। तो एसिड हो गया, बेस हो गया। अब देखते हैं सॉल्ट्स का, कि सॉल्ट्स का कैसे निकालेंगे बेटा, है ना। तो सॉल्ट्स पे बात करते हैं। तो एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट्स, हेडिंग लगा लो, एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, एसिड और बेस के सॉल्ट बनते हैं, ठीक है बेटा। जैसे एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट्स निकालना है, अबे सॉल्ट्स मान लो NaCl है, तो ये क्या होगा, एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट्स लिख ले फॉर्मूला। एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट्स जो होगा
n फैक्टर ऑफ सॉल्ट्स जो होगा इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन या टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। ठीक है बेटा, टोटल चार्ज पॉजिटिव जो केटायन होगा उस पर कितना चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है और एनायन पे कितना नेगेटिव चार्ज है, टोटल नेगेटिव चार्ज इन एनायन। ठीक है, अब दोनों में से एक ही लेना है, दोनों नहीं लेना। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि NaCl है, जैसे बेटा NaCl है, अब जो NaCl को आप जब भी इस सॉल्ट से जब भी आप इसको सॉल्यूशन में डालोगे या सॉल्वेंट में डालोगे तो क्या होगा, ये Na प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, अब देखो टोटल केटायन कौन सा, ये वाला, एनायन कौन सा बेटा, ये वाला। टोटल चार्ज कितना है 1, इस पर भी कितना है 1, क्योंकि साइन से मतलब नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है ना। तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो 1 ही आएगा। 1 पॉजिटिव और नेगेटिव तो एक ही लेना, तो 1 आ गया। ठीक है, ऐसे मान लो आपने ले लिया Al2SO4 का होल थ्राइस, है ना। ये कैसे टूटेगा बोलो, ये टूटेगा आपका 2Al प्लस 3SO4 माइनस 2, सल्फेट आयन बन जाएगा। 2Al प्लस 3SO4 सल्फेट आयन। अब यहाँ पे देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 2 इंटू ये प्लस 3 होगा यहाँ पे, 2 इंटू 3 प्लस माइनस से मतलब ही नहीं है, तो कितना हो गया बेटा 6 पॉजिटिव। ये कितना होगा इसको चेक करो एक बार, 3 इंटू माइनस का 2 यहाँ प्लस ले लो, यहाँ पे ले लो प्लस, 2 इंटू प्लस का 3, यहाँ क्या होगा 3 इंटू माइनस का 2, ये कितना हो गया बेटा माइनस का 6। तो हमें 6 लेना है, ना प्लस लेना है ना माइनस लेना है, क्लियर, क्योंकि एन फैक्टर कोई प्लस माइनस नहीं होता है। तो यहाँ पे एन फैक्टर बोलो कितना हो जाएगा 6, सिंपल। मेरी बात समझ में आ रही है। तो एसिड बेस और सॉल्ट्स के एन फैक्टर अपन हम ऐसे फाइंड कर लेंगे, बोलो क्लियर होगी बात। चार्ज बैलेंस अगर आपको नहीं आता, देखो यार कैसे होता है। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि AX और BY कोई सॉल्ट्स है ना, तो कैसे टूटता है ये चेक कर लो एक बार। XA और जो यहाँ पे Y ये चार्ज जाएगा ऊपर इसके, प्लस YB और चार्ज कौन सा जाएगा इस पे X वाला, और ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। ऐसे टूटते हैं सॉल्ट्स, ठीक है, मतलब क्रॉस में टूटते हैं ऐसे। मेरी बात समझ रहे हो। और एन फैक्टर कितना होगा बेटा X इंटू वाई। तो आपको ये एग्जाम में तो तोड़ के आपको सीखना नहीं है कि सर पहले मैं इसको है ना तोड़ूंगा, पहले इसको क्या करूंगा Na प्लस Cl में। आपको पता है कि एक Na बनेगा Cl बनेगा तो 1 होगा। इसमें क्या पता है आपको कि सॉल्ट्स है 2 इंटू 3, यहाँ से कर लो, देखो 2 इंटू 3 6 हो गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 6 एन फैक्टर हो गया, ठीक है। तो अब हम नॉर्मेलिटी को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें एन फैक्टर पता लग चुका है, ठीक है। एसिड का भी, सॉल्ट्स का और बेस का भी हमें एन फैक्टर पता लग चुका है। अब ध्यान से देखना बेटा मेरा कि एन फैक्टर जो अपन ने निकाल लिया, ऐसे नॉर्मेलिटी हमने फाइंड कर ली, ठीक है। अब नॉर्मेलिटी हमने फाइंड कर ली है, तो एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है, तो आपको पता है, अभी मैंने लिखा नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होती है बोलो, GmEq अपॉन V इन लीटर। ये क्या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन V इन लीटर, ठीक है। आप जानते हो कि GmEq को मैं क्या लिख सकता हूं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू V लीटर। इसको मैंने क्या लिख दिया, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को भी हम क्या लिख सकते हैं बोलो,
वेट अपान इक्विवेलेंट वर्क लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट अपान एन फैक्टर, इसको मैंने लिख दिया एन फैक्टर इंटू वी इन लीटर, इंटू वी इन लीटर। ये ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ गया फॉर्मूला बोलो, नॉर्मेलिटी क्या आ गई, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इंटू वी इन लीटर इंटू एन फैक्टर। अब ध्यान से देख के बताओ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या लिखा है, मोल, और इंटू वी इन लीटर, तो मोल पर लीटर लिख गया। तो ये वाली टर्म क्या होगी बेटा आपकी, ये होगी आपकी मोलैरिटी। क्या होगी आपकी ये आपकी होगी मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी पर इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी होता है आपका जो नॉर्मेलिटी होता है, आपका जो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। अब कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, आप भूल जाते हो कि सर मोलैरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू एन फैक्टर था कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर था। तो याद रखना, नानी हमेशा बड़ी होती किससे, नानी हमेशा बड़ी होती किससे, मम्मी से, है ना बेटा। तो मम्मी में कुछ मल्टीप्लाई करो तो नानी आएंगी। ये बात क्लियर है, इसको ऐसे याद रखना, क्योंकि एग्जाम में जल्दीबाजी में आप भूल जाते हो ना कि मोलैरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू एन फैक्टर था कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर था। तो नानी में से मम्मी से क्या होती है, बड़ी, है ना। तो नॉर्मेलिटी बोलो क्या होती है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, कैपिटल एन लिखो। मेरी बात समझ में आ रही है। अब ये नॉर्मेलिटी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बहुत सारे आते हैं एग्जाम में, ठीक है बेटा। तो ग्राम इक्विवेलेंट में भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। देखो, तो ग्राम इक्विवेलेंट मैंने देखा, नॉर्मेलिटी थोड़ा और इस पे बात करते हैं, चर्चा और करते हैं। नॉर्मेलिटी होती है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वी इन लीटर, ठीक। और जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है वो होता है W/E, ठीक है। अच्छा, यहां से सिर्फ इसको भूल जाओ अभी, यहां से GMEQ क्या आएगा, यहां से आएगा GMEQ क्या आता है, N इंटू वी आ जाएगा, N इंटू वी इस मल्टीप्लाई कर देंगे। और GMEQ और क्या होता है बेटा, GMEQ और क्या होता है, ये होता है W/E, ये भी GMEQ होता है, W/E होता है। अच्छा, GMEQ और होता है क्या, बोलो, एक GMEQ क्या होता है, W/E को थोड़ा सॉल्व करो, वेट अपान क्या हो गया, वेट अपान इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाई एन फैक्टर, ये होता है। तो ये क्या हो गया बोलो, ये आ गया आपका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू एन फैक्टर। ये क्या है आपका मोल। तो GMEQ का एक फार्मूला आ गया क्या, कि GMEQ आ गया, GMEQ इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर। तो आप देखो, ग्राम इक्विवेलेंट का जो फार्मूले कितने आए, 3। एक तो आया N इंटू वी, क्या आया, N इंटू वी। एक आया यहां पे देखना इधर W/E, और एक आया क्या, मोल इंटू एन फैक्टर। अब इन फार्मूले का यूज बहुत होता है, इन फार्मूले को हम बाद में इसको और यूज पढ़ेंगे, इसका यूज क्या होता है बाद में हम इसको और देखेंगे, है ना। कुछ बातें और बेटा, जैसे मान लो कहीं पे भी क्वेश्चंस के टर्म में लिखा है सेमी मोलर या सेमी नॉर्मल, तो सेमी मोलर का मतलब होता है, सेमी मोलर का मतलब होता है m/2। अच्छा, आपसे कहेगा डेसी मोलर, डेसी मोलर, डेसी मोलर का मतलब होता है m/10। अच्छा, आपसे कहेगा सेंटीमोलर, ये क्वेश्चन के लैंग्वेज में यूज करता है सेंटीमोलर, सेंटीमोलर होता है m/100। सेंटी मतलब क्या होता है, 1/100। फिर आपसे कई बार कह देगा वो कि मिली मोलर या मिली नॉर्मल, मिली मोलर, मिली मोलर होता है बेटा m/1000, m/1000। तो ये नॉर्मेलिटी और मोलरिटी कुछ भी, तो आज तक बात समझ में आई। तो आज हमने क्या सीखा, थोड़ा सा मोलरिटी फॉर्मेलिटी सीखा और नॉर्मेलिटी सीखा, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो इसके आगे की बात हम फिर नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। तो
तो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करना बेटा, है ना, नया चैनल है अभी मेरा, तो आपसे यही आशा है कि इसको सपोर्ट करोगे आप, तो मैं थोड़ा और भी अच्छे कंटेंट बनाऊंगा और भी आपके लिए मेहनत करूंगा। ठीक है, तो ठीक है फिर।